नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और इस चैनल पे मैं आपको भी कंप्लीट बी ट्रिपल ई कोर्स आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम और करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल और सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जिसकी हेल्प से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम को, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट if there are two or more than two sources of EMF acting simultaneously in a linear bilateral network, the current flowing through any section in the algebraic sum of all the current which should flow in the section, or if each source of EMF were considered separately and all other sources are replaced for their time being by their internal resistance। तो मैं आपको ये थ्योरम को जस्ट मैंने स्टेटमेंट को रीड किया है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में होता है क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपके पास ये व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। मान लो आपके पास कोई नेटवर्क गिवन है, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आपके पास रेजिस्टेंस R1 गिवन है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आपके पास R2 गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक और रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस गिवन है। सपोज यहाँ पे आपके पास एक सोर्स गिवन है प्लस माइनस E1, ये ईएमएफ का सोर्स गिवन है। मान लो आपके पास सेकंड ईएमएफ का सोर्स आपके पास गिवन है प्लस माइनस E2। ये आपके पास सर्किट है। और इस सर्किट में अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको करंट का कैलकुलेशन करना है। सपोज आपके पास जो फर्स्ट ब्रांच है, इस फर्स्ट ब्रांच में करंट की वैल्यू आपके पास I1 के बराबर है, जिसका मुझे I1 का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड ब्रांच है, जिसमें रेजिस्टेंस आपके पास R3 कनेक्टेड है, यहाँ पे आपके पास जो करंट है वो I2 करंट है। और लास्ट में आपके पास जो थर्ड ब्रांच है, जिसमें रेजिस्टेंस आपके पास R2 कनेक्टेड है, वहां पे आपके पास मान लो करंट आपके पास I3 है। तो I1, I2, I3 इसका मुझे मेजरमेंट करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपके पास R3 का यूज किया, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, I3 लिख लेता हूँ और इसको I2 लिख लेता हूँ, ठीक है। जिससे आपको समझ में आ जाएगा, नंबरिंग के हिसाब से, नेमिंग के हिसाब से मैंने ऐसा काम कर लिया। तो मुझे I1, I2, I3 का मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मेथड को मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करूँ। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को जब अपन सॉल्व करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि आपके पास जिस नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में एक से ज्यादा सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो उस नेटवर्क में अपन सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे जिस एग्जांपल को मैं लेके चल रहा हूँ, इस एग्जांपल पे आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं, यहाँ पे आपके पास टू नंबर ऑफ सोर्सेस, यहाँ पे आपके पास टू नंबर ऑफ सोर्सेस है। जो फर्स्ट सोर्स है वो आपके पास है E1 और सेकंड सोर्स आपके पास है E2। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेस, आप ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, हाँ? पर कंडीशन क्या है, आपके पास एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा करंट सोर्स हो सकते हैं, या फिर वोल्टेज और करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वोल्टेज सोर्स होना चाहिए या सिर्फ करंट सोर्स अकेले होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नेटवर्क लिया है, मान लो मैं एक दूसरा नेटवर्क भी ले सकता हूँ, जिसमें आपके पास मान लो ये आपके पास जो E2 है, E2 के प्लेस पे आपके पास मान लो कोई करंट होता है ना, ऐसा भी हो सकता है। मान लो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो मैंने मान लो इसको इरेज कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास मान लो कोई भी करंट सोर्स कनेक्टेड है, सपोज यहाँ पे आपके पास कोई करंट सोर्स कनेक्टेड है, या आपके पास I मैग्नीट्यूड का करंट सोर्स कनेक्टेड है। तो आप इसमें भी सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वो ये कि आपके पास कोई भी नेटवर्क हो, उस नेटवर्क में आपके पास एक से ज्यादा आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्सेज होना चाहिए। तो ऐसे नेटवर्क में आप सुपरपोजिशन थ्योरम से अप्लाई कर सकते हो। और सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके आप फाइंड आउट क्या करते हैं, आपको फाइंड आउट करना है करंट का कैलकुलेशन। तो अगेन आपको किसका कैलकुलेशन करना है, आपको I1, I2 और I3 का कैलकुलेशन करना है। तो I1, I2, I3 का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, I1, I2, I3 का कैलकुलेशन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना यह है कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को मैं एक्टिव अज्यूम करूंगा, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो केस फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को, तो जो आपके पास फर्स्ट वोल्टेज सोर्स है वो आपके पास क्या हो गया, E1 हो गया, तो E1 को मैं एक्टिव अज्यूम करूंगा। और जो आपके पास जो सेकंड वोल्टेज सोर्स होगा, जो आपके पास सेकंड वोल्टेज सोर्स होगा E2, उसको क्या करूंगा, मैं डीएक्टिव करूंगा, ठीक है। उसको क्या करूंगा, डीएक्टिव करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको डीएक्टिव करना है। फिर सेकंड केस में क्या करूंगा, सेकंड केस में मैं जो आपके पास E2 वोल्टेज सोर्स है उसको एक्टिव अज्यूम करूंगा, मतलब वो आपके पास वर्किंग कंडीशन में होगा।
और जो आपके पास इसके अलावा E2 के अलावा जो आपके पास जो सेकंड वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, तो जो आपके पास सेकंड वोल्टेज सोर्स है E2 उसको एक्टिव अज्यूम करूंगा, और E2 के अलावा जो आपके पास फर्स्ट वोल्टेज सोर्स है E1 उसको क्या करूंगा, डीएक्टिव अज्यूम करूंगा। और डीएक्टिव मतलब उसको क्या करूंगा, इसको मुझे क्या करना है, डीएक्टिव अज्यूम करना है। ठीक है, इसको डीएक्टिव मुझे अज्यूम करना है। ठीक है, तो आपके पास डीएक्टिव मतलब क्या होता है, डीएक्टिव मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास वोल्टेज सोर्स है उस वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। डीएक्टिव करने का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर वोल्टेज सोर्स हो या तो करंट सोर्स होगा, तो आपके पास अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव करने का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स को जो आपके पास डीएक्टिव है, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव करने का मतलब होता है कि उस वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना, है ना। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। ठीक है, और अगर मान लो आपके पास किसी भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज के रेजिस्टेंस को अगर आपके पास गिवन नहीं है, तो रेजिस्टेंस आपके पास बाय डिफॉल्ट कितना गिवन है, R इक्वल टू 0 गिवन है। और करंट सोर्स के पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, तो करंट सोर्स में अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, मतलब उस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा। तो आपके पास क्या करना है कि अगर मुझे आइडियल वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में अपन क्या करेंगे, डीएक्टिव करने का मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करना है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, आइडियल की बात कर रहे हैं, तो R इक्वल टू 0 से रिप्लेस करना है। तो R इक्वल टू 0 को अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, और आपके पास अगर वोल्टेज करंट सोर्स की बने, तो करंट सोर्स में अगर आपके पास करंट सोर्स की बने, तो उस कंडीशन में डीएक्टिव करने का मतलब मुझे रेजिस्टेंस का यूज करना है। अगर मेरे पास मान लो रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स गिवन है, तो आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो उस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट से रिप्लेस करना है। तो इनफाइनाइट से रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन किया कि आपको करना है क्या है, फिर आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने आपको इस चीज को समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैं डायरेक्ट उस पे जाता हूँ फिर से। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, सब पूरा क्लियर हो जाए। सुपर पोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहती है, इफ देयर आर टू और मोर देन टू सोर्सेस, है ना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके पास इंपॉर्टेंट है कि देयर आर टू और मोर देन टू, है ना, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम दो या दो से ज्यादा, है ना, एक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक सोर्स कनेक्टेड है, तो एक सोर्स की कंडीशन में आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास कंडीशन क्या होना चाहिए, आपके पास दो या दो से ज्यादा, उसी कंडीशन में आप सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास सोर्सेस कनेक्टेड है, तो उसी कंडीशन में अपन सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास सोर्सेस ऑफ ईएमएफ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, है ना, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, तो आपके पास वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लगे हुए हैं इन लीनियर बायलेटरल नेटवर्क। लीनियर बायलेटरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो आपके पास ओम्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, ऐसा नेटवर्क जो ओम्स लॉ को सिंपल फॉलो करे, ऐसे नेटवर्क में अपन किसका यूज कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर बायलेटरल नेटवर्क का मतलब यही है। ठीक है, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, तो ये आपके पास सिंपल सा ऐसा नेटवर्क जो ओम्स लॉ को फॉलो कर सके। तो ऐसे नेटवर्क में अपन क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट जहां पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द करंट, ठीक है, तो आपके पास आपने समझ लिया कि ऐसा नेटवर्क जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा सोर्सेस कनेक्टेड हो, वो ऐसा नेटवर्क हो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन, ठीक है, तो आपके पास मुझे किसी भी सेक्शन या किसी भी ब्रांच में जब करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ, है ना, तो आपके पास एक्चुअल में क्या है, किसका एल्जेब्रिक सम है ना। सुपरपोजिशन मतलब ये होता है कि दो चीज का सुपर इम्पोज होना, मतलब दो चीजों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ होना। ठीक है, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट which should flow in that section if each sources of EMF were considered separately। मतलब मैंने आपको ही बताया था कि सबसे पहले क्या करोगे, आप E1 को एक्टिव अज्यूम करोगे, E2 को डीएक्टिव करोगे, और फिर सेकंड केस में E2 को एक्टिव अज्यूम करोगे और E1 को डीएक्टिव करोगे। तो जब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, कि जब मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा था, जब मैंने E2 को एक्टिव अज्यूम किया, E1 को डीएक्टिव किया, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, जब मैंने इसको डीएक्टिव कर दिया, इसको डीएक्टिव करने का मतलब क्या हुआ, इसको मैंने इसके इंटरनल रजिस्टर से रिप्लेस किया
और अभी मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ गिवन नहीं है, मतलब मुझे क्या करना है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। और 0 इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट। तो मुझे इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, तो उसको ब्लैक से डिजाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, लो रेजिस्टेंस पाथ को मैंने फॉलो करवा दिया, सिर्फ लो रेजिस्टेंस पाथ कनेक्ट कर दिया, सिंपल एक मैंने वायर कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब मैं इस कंडीशन में करंट का कैलकुलेशन करूंगा, और इस कंडीशन में जो करंट आपके पास कैलकुलेट होगा, उस करंट को मैं नया नाम दूंगा। ठीक है, वो करंट आपके पास क्या होगा, वो करंट हो गया आपके पास I3 डैश, I1 डैश और I2 डैश, ये आपके पास करंट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों करंट का मैं कैलकुलेट करूंगा, इन तीनों करंट का कैलकुलेशन करूंगा। फिर सेकंड केस में क्या करूंगा, सेकंड केस में आप E1 को एज एक्टिव अज्यूम करोगे, है ना। अगेन इसको रब कर देता हूं मैं। तो सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, E1 को यहाँ पे एक्टिव अज्यूम करूंगा, तो ये E1 मेरे पास एक्टिव हो गया, और E2 को मुझे डीएक्टिव करना है। तो E2 को डीएक्टिव करने का मतलब क्या होता है कि E2 को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। अगर E2 को यहाँ पे आपके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, E2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, है ना। E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कुछ गिवन नहीं है, तो R इक्वल टू 0 गिवन है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो R इक्वल टू 0 गिवन है। तो 0 से रिप्लेस करना है, तो 0 से रिप्लेस करने का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, इस कंडीशन में इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, करंट का कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, अब मैं जो करंट का कैलकुलेशन करूंगा वो इस वोल्टेज की पोलैरिटी के हिसाब से करूंगा। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट का कैलकुलेशन होगा, उस करंट को मैं नया नाम दूंगा, I1 डबल डैश, I3 डबल डैश और I2 डबल डैश। और यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन में अपोजिट लेके चलूंगा, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से जनरेट होगा, वो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस वोल्टेज सोर्स के हिसाब से होगी। ठीक है, जो E2 की बात करी थी, तो E2 केस में डायरेक्शन आपके पास सही बनी हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। उस कंडीशन में हाँ, I1 डैश की डायरेक्शन चेंज होती है ना, वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो आपके पास ये डायरेक्शन इसके हिसाब से, तो अपन क्या करेंगे, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश का मेजरमेंट करेंगे। अब आपके पास जो I1, I2, I3 है, वो एक्चुअल में I1 डैश और I1 डबल डैश, I2 डैश, I2 डबल डैश, I3 डैश और I2 डबल डैश का या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो यही आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे। तो आपके पास which which should flow in that section if each sources of PMA were considered separately, है ना। आपको क्या करना है कि जो करंट है वो क्या, किसका समीशन होगा आपके पास, जब एक एक सोर्स को आप सेपरेटली कंसिडर करोगे, एंड ऑल अदर सोर्सेस आर रिप्लेस्ड। ठीक है, और जो जितने भी आपके पास अदर सोर्सेस है ना, उनको आपको रिप्लेस करना है बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। इनकेस अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स को अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट था जो आपको समझ में आया होगा, वेरी सिंपल स्टेटमेंट था। ठीक है, तो मैंने आपके पास इस नोट्स में यहाँ पे लिख भी दिया जिससे आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो मैंने नोट फर्स्ट लिखा है, इफ द वोल्टेज सोर्स गिवन रिप्लेस वोल्टेज सोर्स बाय इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो आपके पास अगर कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में V और R आपके पास गिवन होगा, तो अपन इस वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस स्मॉल रेजिस्टेंस R से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स गिवन, तो लिखा है इफ देयर इज आइडियल वोल्टेज सोर्स देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी जीरो। तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस मींस द शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। तो आपके पास अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स गिवन है, मतलब आपके पास स्मॉल आर गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा, जीरो होगा। और जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। तो ये आपके पास शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अगर ये आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक और मैंने नोट लिखा है, नोट 2, इफ द प्रैक्टिकल करंट सोर्स गिवन, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल करंट सोर्स गिवन है, देन द रिप्लेस द करंट सोर्स बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रहा आपके पास करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डीएक्टिव करने का मतलब क्या हुआ, इसको डीएक्टिव करने का मतलब ये हुआ कि आपने इस करंट को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है, इफ देयर इज आइडियल करंट सोर्स, अगर आपके पास कोई आइडियल करंट सोर्स गिवन है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। तो आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आपके पास इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस मींस द ओपन सर्किट द करंट सोर्स। ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि आपके पास अगर मेरे पास किसकी बात कर रहा हूँ, आइडियल की बात कर रहा हूँ, तो आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स में यहाँ पे आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता इसके पैरेलल में।
तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब पैरेलल में क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे आपके पास कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, जैसे अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आए इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो आपके पास कोई भी करंट ना जाए, तो अगर यहाँ पे आप चाहते हैं यहाँ पे कोई भी करंट ना जाए, पूरा करंट यहाँ से जाए और पूरा करंट में यहाँ मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मान लो, इसको मैंने आई डैश बोल दिया, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी करंट ना जाए, तो उसी कंडीशन में पॉसिबल जब आपके पास ओपन सर्किट होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपके पास ओपन सर्किट है। इंटर रेजिस्टेंस को मैंने ओपन मान लिया। तो ये आपके पास, अगर मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकल और आइडियल करंट सोर्स गिवन है, तो आइडियल करंट सोर्स को डीएक्टिव करने का मतलब क्या हुआ, इस करंट सोर्स को किससे रिप्लेस करूंगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस करूंगा। तो इस करंट सोर्स को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस करके आपको दिखा दिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ये मैं आगे आपके पास पढ़ता हूँ। ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन वहां पे डिजाइन किया था सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, कि आपके पास दो वोल्टेज सोर्स है E1 E2, और दोनों वोल्टेज सोर्स का इंटर रेजिस्टेंस भी गिवन है, स्मॉल r1 स्मॉल r2। यहाँ पे आपके पास R1 R2 R3, जिसमें आपके पास मुझे करंट का मेजरमेंट करना है I1 I2 I3। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या करूंगा, केस फर्स्ट में कंसीडर ओनली वन सोर्सेस E1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करके चलना है। ठीक है, और आपके पास एंड रिप्लेस द अदर सोर्स बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेकंड वोल्टेज सोर्स को मैं क्या करूंगा, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा। E1 को एक्टिव अज्यूम करना है, E2 को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। ठीक है, एड्स इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस E1 इज नॉट गिवन। अगर मान लो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता, तो इट इज टेकन एज जीरो। तो उसको अपन को क्या लेना पड़ता, जीरो लेना पड़ता। जीरो लेने का मतलब क्या होता, शॉर्ट सर्किट करना पड़ता। अगेन ड्रॉ द सर्किट एंड डिटरमाइन द करंट इन वेरियस सेक्शन। तो उस सेक्शन में करंट आपके पास का जो नया नाम अपन रखते हुए क्या रखते हैं, I1 डैश I2 डैश I3 डैश। तो आपने क्या किया, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को एक्टिव अज्यूम किया, सेकंड को आपने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, और आपके पास जो नया नाम था करंट का I1 डैश I2 डैश I3 डैश, इन तीनों का मुझे मेजरमेंट करना है। तो ये रहा आपके पास E1 के सीरीज में मैंने R1 को, R1 आपके पास जो कनेक्टेड है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको भी मुझे शो करना पड़ेगा। तो E1 के सीरीज में मैंने R1 को कंसिडर किया, ये आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया। R1 एज इट इज है, R2 एज इट इज है, R3 एज इट इज है। यहाँ पे आपके पास क्या कनेक्टेड था, E2 कनेक्टेड था। तो E2 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, E2 के इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, इस केस में R2 गिवन है, तो मैंने R2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो भी आपके पास करंट है, वो करंट में कैसे फाइंड आउट करूंगा, इस E1 के हिसाब से फाइंड आउट करूंगा। और आपको समझ में आ रहा है कि E1 से करंट जनरेट होगा। तो E1 से आपके पास कौन सा करंट जनरेट हुआ, जो नया करंट आपको नाम रखना है। तो नया करंट का नाम मैंने रख लिया I1 डैश। ठीक है, और आपके पास जो इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आपके पास I3 डैश चला गया, यहाँ पे आपके पास I2 डैश चला गया। तो आपको एक डाउट क्या आ सकता है, कि यहाँ पे अपन नेमिंग क्या, इसको I1 यहाँ पे I1 ही रखें, यहाँ पे I2 नहीं रख सकते क्या, यहाँ पे I3 नहीं रख सकते क्या। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको याद ये रखना पड़ेगा कि जिस सेक्शन में, जिस ब्रांच में आपने जोन सा करंट लिया है, ठीक है, तो उसी का अपन डैश करंट अज्यूम करके चलेंगे, है ना, जिससे अपन को कंफ्यूजिंग ना हो, है ना, जिसमें अपन को कंफ्यूजिंग ना हो, सिर्फ इस पर्पज के लिए। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ब्रांच में करंट आपने I1 अज्यूम किया था, सेकंड ब्रांच में I2 करंट अज्यूम किया, थर्ड ब्रांच में I3 करंट अज्यूम किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, I1 डैश I2 डैश I3 डैश, पर डायरेक्शन अपन किसके हिसाब से लेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसके हिसाब से डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास E1 है, इस E1 के हिसाब से मैं डायरेक्शन लेना है। तो E1 के हिसाब से डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, E1 से I1 डैश करंट जनरेट हुआ, और इस पॉइंट पर करंट आपके पास डिवाइड हो गया, तो करंट कैसे जाएगा, आई R3 ब्रांच में डाउनवर्ड करंट जाएगा I3 डैश, और I2 डैश करंट आपके पास R2 में राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अब आपको I1 डैश I2 डैश I3 डैश का मेजरमेंट करना है। तो I1 डैश I2 डैश I3 डैश का मेजरमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चाहे आप ओम्स लॉ का यूज कर लो, चाहे केवीएल केसीएल का यूज कर लो, चाहे मेश करंट मेथड का यूज कर लो, नोड वोल्टेज मेथड का यूज कर लो, या फिर आप वोल्टेज डिवाइडेड रूल या फिर करंट डिवाइडेड रूल का यूज कर लो। तो वोल्टेज डिवाइडेड रूल और करंट डिवाइडेड रूल में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप I1 डैश I2 डैश I3 डैश का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो एग्जाम में आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, तो ये सभी पॉइंट आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने अपने अपने लैंग्वेज में लिखा है, और इसी लैंग्वेज में अगर आप यूज करोगे तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने केस टू क्या किया,
केस 2 में देन द कंसीडर द अदर वोल्टेज सोर्स E2। तो आपने E2 को एज एक्टिव अज्यूम किया एंड रिप्लेस द सोर्स E1 बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो E1 को अपन क्या करेंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे R1 से। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, E2 को एज एक्टिव अज्यूम किया है ना। तो E2 के सीरीज में R2 कनेक्टेड रहेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ये कंप्लीट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बने। ठीक है, जो आपके पास E1 था, उस E1 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, R1 से रिप्लेस कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। अब इस कंडीशन में मुझे करंट का मेजरमेंट करना है। तो करंट आपके पास जो मेजर्ड होगा है ना, तो आपने फर्स्ट ब्रांच में I1 I2 I3 मेजरमेंट किए, तो नेमिंग आपने वही रखा है, पर लेकिन आपके पास मुझे नेमिंग अलग करनी थी। तो I1 I2 I3 में मैंने डबल डैश का यूज कर लिया, क्योंकि सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। तो I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। और इन करंट की डायरेक्शन है वो अपन किसके हिसाब से रखेंगे, E2 के हिसाब से रखेंगे। तो E2 से आपके पास करंट जनरेट हुआ, मतलब आपके पास I2 डबल डैश करंट आपके पास जनरेट हो रहा है, और I2 डबल डैश इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो I1 डबल डैश और I3 डबल डैश करंट यहाँ पे चला गया। तो ये आपके पास, आपको होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगेन मैं I1 डैश, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश का मेजरमेंट करूंगा किसी भी मेथड से। ओम्स लॉ का यूज कर सकता हूँ, KCL, KVL, मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, या फिर करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, किसी भी मेथड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और लास्ट में अपन को क्या करना है, कि अब मैंने I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश और I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश का मेजरमेंट कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे डायरेक्ट किसका मेजरमेंट करना है, मुझे फाइनल I1 I2 I3 का मेजरमेंट करना है। तो I1 I2 I3 का मेजरमेंट मैं कैसे करूंगा, I1 I2 I3 का मेजरमेंट उसकी डायरेक्शन हिसाब से करूंगा। ठीक है, देखो डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ, डायरेक्शन आपको कैसे लेके चलना है, यहाँ पे बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि सपोज ये आपके पास I1 है। ठीक है, I1 मैंने क्या किया था, जो भी आपके पास सर्किट गिवन था, उस सर्किट की कंडीशन में जो भी आपके पास करंट की डायरेक्शन गिवन थी, तो ये आपके पास I1 था। इसको रेड कलर ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया रेड कलर। तो ये रहा मेरे पास I1। ठीक है, अब आपके पास जो I1 डैश है, ठीक है, I1 डैश अगर अपन ने I1 की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो I1 डैश को क्या लेके चलूंगा, मैं प्लस लेके चलूंगा। अगर आपके पास मान लो I1 डैश I1 की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा होता, तो I1 डैश को I1 की क्या लेता मैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो I1 डैश को मैं नेगेटिव लेता। ठीक है, एज इट इज अगर मैं I1 डबल डैश की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास I1 डबल डैश I1 की सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता, तो I1 डबल डैश को अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर मान लो आपके पास I1 डबल डैश I1 की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा होता, तो I1 डबल डैश को I1 की अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन लेके चलता है ना। इस चीज को मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैं आपके पास केसेस बताता हूँ। इस डायरेक्ट में आपके पास जो मैंने अज्यूम किया था, है ना। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, आप I1 को ऑब्जर्व करो कि आपने I1 की डायरेक्शन क्या अज्यूम करी है, फर्स्ट केस में, है ना। फर्स्ट केस में नहीं, मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन किया बनता, जिसमें मुझे I1 I2 I3 का मेजरमेंट करना था। तो ये रहा मेरे पास I1 की डायरेक्शन। आप देखो I1 की डायरेक्शन क्या, राइट साइड, राइट साइड है ना। ठीक है, अब मैं किसकी बात करता हूँ, केस फर्स्ट की बात करता हूँ। तो केस फर्स्ट में भी जो I1 डैश था, वो अपने पास कैसा आया था, I1 डैश राइट राइट साइड आ रहा है। तो I1 डैश I1 की सेम डायरेक्शन में, तो I1 डैश को अपन क्या अज्यूम करेंगे, चलेंगे प्लस। अब मैं देखता हूँ I1 डबल डैश देखता हूँ। अब देखो I1 डबल डैश की जो डायरेक्शन थी, वो I1 की अपोजिट डायरेक्शन में था। तो I1 डबल डैश को मैं क्या लेके चलूंगा, नेगेटिव लेके चलूंगा। तो इट मीन जो आपके पास फाइनल इक्वेशन जो बनेगी, वो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी I1 इक्वल टू I1 डैश I1 की सेम डायरेक्शन में था, तो प्लस लेके चला। और I1 डबल डैश I1 की अपोजिट डायरेक्शन में था, तो I1 डबल डैश को मैंने नेगेटिव लिया। तो I1 डैश में से I1 डबल डैश को माइनस करेंगे, तो आपके पास फाइनल I1 निकल जाएगा। तो इन दो करंट का जो सुपर पोजिशन है, वही आपके पास I1 दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन I2 का मेजरमेंट करेंगे। तो I2 भी अगेन आपके पास I2 डैश नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो आपके पास I2 की फाइनल जो इनिशियल डायरेक्शन थी, ठीक है, तो I2 डैश I1 डैश उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो इसलिए आपने उसको नेगेटिव लिया। और I2 डबल डैश I2 की सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, इसलिए आपने उसकी सेम डायरेक्शन में लिया, मतलब प्लस लिया। एज इट इज आपके पास जो I3 है, ठीक है, I3 की डायरेक्शन और I3 डैश की डायरेक्शन और I3 डबल डैश की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए इन दोनों को मैंने प्लस लिया इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो होपफुली ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। और इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल को एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से एक न्यूमेरिकल को भी अपन सॉल्व करेंगे। या भी मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम का
थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया है। तो थैंक यू, होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।